नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं, सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जांच। नमस्कार। तो आज का अपना लक्ष्य ये है कि इन स्रोतों से सीएसएफ जांच के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं, उन्हें निकालें और समझें। हाँ। मतलब ये टेस्ट क्यों होता है, हम्म। इसमें क्या देखा जाता है, नॉर्मल रिजल्ट्स क्या हैं, और अगर नतीजे ठीक नहीं हैं, तो वो किन हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर सकते हैं। सही। वाकई ये जानना बहुत उत्सुकता जगाता है कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास का ये जो लिक्विड है, ये हमारी सेहत के बारे में क्या कुछ बता सकता है। बिल्कुल। और सीएसएफ विश्लेषण जो है वो कई गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का पता लगाने के लिए एक बहुत ही जरूरी अनिवार्य नैदानिक उपकरण है। चलिए, तो इन स्रोतों में जो जानकारी दी गई है उसको थोड़ा आसान बनाते हुए इसके मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्रोतों में सबसे पहले CSF इकट्ठा करने के तरीके का जिक्र है। उसमें बताया है कि अलग अलग ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं। ट्यूब 1 बैक्टीरियल कल्चर के लिए है, ट्यूब 2 बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, और ट्यूब 3 सेल काउंटिंग या माइक्रोस्कोपी के लिए। ये अलग अलग क्यों? देखिए, ये अलगाव इसलिए जरूरी है ताकि हर तरह की जांच के लिए जो सैंपल है वो सही हालत में रहे। अच्छा। और एक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले एडिटिव्स, उसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं या जो प्रक्रियाएं हैं, वो दूसरी जांच के नतीजों पर असर न डालें। ओके। हर ट्यूब का अपना एक मकसद होता है। हो सकता है कुछ में कोई प्रिजर्वेटिव हो, कुछ बिल्कुल खाली रखी जाती हैं। और खासतौर पर जो ट्यूब 3 है, उससे मिले सैंपल को अक्सर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज तेजी से घुमाना। जी हाँ। अब स्रोत CSF जांच के मुख्य प्रकार बताते हैं। फिजिकल यानी भौतिक, बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक, माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी, और माइक्रोबायोलॉजिकल। हाँ। तो सबसे पहले फिजिकल जांच को देखते हैं। इसमें क्या क्या देखा जाता है। स्रोत में रंग, उसकी पारदर्शिता यानी अपीयरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, pH और क्लॉट फॉर्मेशन यानी थक्का जमने का जिक्र है। एक नॉर्मल CSF सैंपल कैसा दिखना चाहिए? बिल्कुल। तो एक सामान्य सीएसएफ जो है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है, एकदम रंगहीन, कोई रंग नहीं, रंगहीन, और पूरी तरह से साफ, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ओके। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो एक तरह से उसके घनत्व का माप है, वो पानी से बस थोड़ी सी ज्यादा होती है, करीब 1.004 से 1.007 के बीच। अच्छा। इसका pH हल्का एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है, 7.3 से 7.4 के आसपास। और एक बहुत अहम बात, सामान्य CSF जमता नहीं है, उसमें क्लॉट या थक्का नहीं बनता। क्लॉट नहीं बनता, क्यों? क्योंकि उसमें फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन नहीं होता। ये वही प्रोटीन है जो खून में होता है और खून को जमाने में मदद करता है। CSF में ये नहीं होता। दिलचस्प। अच्छा, और अगर ये नॉर्मल न दिखे तो? मान लीजिए अगर रंग लाल हो या पीला हो, या वो साफ दिखने के बजाय धुंधला क्लाउडी सा हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रंग लाल है तो इसका लगभग हमेशा यही होता है कि सैंपल में ताज़ा खून मिला हुआ है। ताज़ा खून? हाँ, जो दिमाग या रीढ़ की हड्डी में कहीं ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव का संकेत हो सकता है। ओके। और पीला? पीलापन, जिसे टेक्निकल भाषा में ज़ैंथोक्रोमिया कहते हैं। ज़ैंथोक्रोमिया? हाँ, ये अक्सर पुराने रक्तस्राव की वजह से होता है। जब खून में मौजूद हीमोग्लोबिन टूटता है तो बिलीरुबिन बनता है, जिससे पीला रंग आता है। ये जॉन्डिस जैसी कुछ और स्थितियों में भी दिख सकता है। अच्छा, और धुंधलापन, क्लाउडी? अगर CSF धुंधला या गंदला है तो ये आमतौर पर उसमें कोशिकाओं सेल्स की मात्रा बढ़ने का संकेत है, खासकर व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs। WBCs? हाँ, या फिर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाने का। ये अक्सर किसी इन्फेक्शन या सूजन, इन्फ्लेमेशन की स्थिति में होता है। कभी-कभी ये पर्स यानी मवाद बनने की वजह से भी हो सकता है। ये तो देखने भर से ही काफी कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल। फिजिकल जांच के बाद अब आते हैं बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक जांच पर। स्रोत में कई केमिकल्स की नॉर्मल मात्रा बताई गई है, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड्स वगैरह। इनकी ये सामान्य मात्रा जानना इतना जरूरी क्यों है? यानी केंद्रीय तंत्र का तंत्र के स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण सूचक है। अच्छा। मिसाल के तौर पर प्रोटीन की सामान्य मात्रा CSF में काफी कम होती है, लगभग 15 से 45 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, MGDL?
काफी कम है ये तो। हाँ, बहुत कम। इसमें भी मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन होता है। वहीं ग्लूकोज का लेवल आमतौर पर ब्लड ग्लूकोज का करीब 2/3 मतलब 60-70% होता है। रफली कहें तो 40 से 80 mgdl। यानी ब्लड शुगर से कम। हाँ, ब्लड शुगर से कम। क्लोराइड का लेवल भी काफी स्थिर रहता है, करीब 700 से 750 mgdl। और अगर इन लेवल्स में बदलाव आता है तो उसका क्या मतलब होता है? ये बदलाव बहुत अहम जानकारी दे सकते हैं। जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसे इन्फेक्शंस में क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो कहा जाते हैं ग्लूकोज को। हाँ, एक तरह से। तो सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है। ओके। और साथ ही इन्फेक्शन या सूजन की वजह से अक्सर वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, हाँ, सुना है इसके बारे में। वो डैमेज हो जाता है। इससे खून से प्रोटीन लीक होकर सीएसएफ में आ जाता है और प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, तो ग्लूकोज कम, प्रोटीन ज्यादा, ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। बिल्कुल, खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। इसी तरह क्लोराइड का लेवल भी जैसे टीबी मेनिंजाइटिस में अक्सर कम हो जाता है। तो इन केमिकल्स का लेवल देखकर डॉक्टर्स को इन्फेक्शन के टाइप या दूसरी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी जानकारी है। अब चलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी सूक्ष्मदर्शी जांच की ओर। ये स्रोतों में काफी डिटेल में बताई गई है। इसमें मुख्य रूप से सेल्स की गिनती है, टीएलसी और डीएलसी, और कुछ खास स्टेनिंग टेक्निक्स। तो टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से शुरू करते हैं। टीएलसी का सीधा मतलब है सीएसएफ के एक निश्चित वॉल्यूम में, जैसे प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, कुल व्हाइट ब्लड सेल्स WBC की गिनती करना। कुल सफेद रक्त कोशिकाएं। हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति के सीएसएफ में WBC लगभग ना के बराबर होते हैं। सामान्य सीमा 0 से 5 सेल्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर मानी जाती है। सिर्फ 0 से 5? हाँ, बस इतनी ही। और जो ये गिनी चुनी कोशिकाएं होती भी हैं, वो मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स? हाँ, और एक खास बात, नॉर्मल सीएसएफ में न्यूट्रोफिल्स नाम के WBC बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं? नहीं। और अगर इनकी संख्या 5 से ज्यादा हो, हाँ। तो स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्लियोसाइटोसिस। हाँ, प्लियोसाइटोसिस। इसका मतलब ही यही है कि सीएसएफ में सेल्स की संख्या असामान्य रूप से बढ़ गई है। अच्छा। और ये लगभग हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी गड़बड़ी का संकेत होता है, खासकर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का। जैसे मेनिंजाइटिस? बिल्कुल, ये मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार जैसी स्थितियों का एक प्रमुख लक्षण है। तो इसकी गिनती लैब में कैसे की जाती है? स्रोत में कुछ प्रक्रिया का जिक्र है? हाँ, संक्षेप में बताऊं तो अगर सीएसएफ बिल्कुल साफ है तो उसे सीधे गिना जा सकता है, लेकिन अगर वो धुंधला है तो उसे पहले एक खास लिक्विड से डाइल्यूट करते हैं, मतलब पतला करते हैं। डाइल्यूट क्यों करते हैं? वो लिक्विड ऐसा होता है कि उसमें मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं RBCs जो गिनती में दिक्कत कर सकती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, और वो सफेद रक्त कोशिकाओं यानी WBCs को हल्का सा रंग देता है ताकि वो माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखें। अच्छा। फिर इस डाइल्यूटेड सैंपल को एक खास किस्म की स्लाइड होती है जिसे काउंटिंग चेंबर कहते हैं, उस पर लोड करते हैं। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को गिना जाता है। ओके। और फिर एक फॉर्मूला लगाकर प्रति क्यूबिक मिलीमीटर सेल्स की संख्या पता चल जाती है। और जैसा मैंने बताया, अगर ये संख्या बढ़ी हुई है तो अक्सर वो संक्रामक मेनिंजाइटिस की ओर इशारा करती है। समझ गया। तो टीएलसी हमें बताता है कि सेल्स बड़ी हुई हैं या नहीं। अब ये डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या बताता है? डीएलसी ये बताता है कि जो कुल कोशिकाएं मौजूद हैं, चाहे वो बड़ी हुई हों या सामान्य संख्या में, उनमें कौन कौन से प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और कितनी कितनी मात्रा में है। मतलब कौन से टाइप के WBC? हाँ, जैसे कुल WBCs में कितने प्रतिशत लिम्फोसाइट्स हैं, कितने प्रतिशत न्यूट्रोफिल्स हैं, या कोई और तरह के सेल्स जैसे इओजिनोफिल्स या मैक्रोफेज भी हैं क्या। और ये कैसे पता करते हैं? इसके लिए जो सीएसएफ का सेडिमेंट था ना, हाँ। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, हाँ, वो तलछट, उसी से स्लाइड पर एक पतली परत जिसे स्मीयर कहते हैं बनाते हैं। फिर उसे सुखाकर फिक्स करके खास रंगों से जैसे लीशमैन स्टेन से रंगा जाता है। स्टेनिंग करते हैं? हाँ, स्टेनिंग। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग तरह की कम से कम 100 कोशिकाएं गिनकर उनका प्रतिशत निकाला जाता है। और ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का बढ़ा हुआ होना क्या संकेत देता है? ये जानकारी क्यों जरूरी है? ये जानकारी इन्फेक्शन का संभावित कारण समझने में बेहद अहम है। जैसा हमने कहा,
नॉर्मल सीएसएफ में सिर्फ कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। अगर डीएलसी में न्यूट्रोफिल्स का प्रतिशत बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब वो प्रमुखता में है, तो ये आमतौर पर अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन का यानी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का एक मजबूत संकेत है। पायोजेनिक मतलब पस बनाने वाला। हाँ, पस बनाने वाला, जैसे मेनिंगोकोकल या न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस। इसके उलट अगर लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लिम्फोसाइट ज्यादा हैं तो ये वायरल मेनिंजाइटिस या टीबी मेनिंजाइटिस या फंगल मेनिंजाइटिस जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस जैसे ट्रिपैनोसोमियासिस की तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो न्यूट्रोफिल मतलब बैक्टीरिया, लिम्फोसाइट मतलब वायरस, टीबी, फंगस, ये एक मोटा अंदाजा देता है। बिल्कुल। इस जानकारी से डॉक्टर सही दिशा में आगे की जांच और इलाज शुरू कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक जांच असल में इन्फेक्शन के प्रकार को समझने की एक चाबी है कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या कुछ और। स्रोत में वेट माउंट और इंडिया इंक प्रिपरेशन का भी जिक्र है। ये क्या है? वेट माउंट एक बहुत ही सरल जांच है। इसमें सीएसएफ की एक बूंद को सीधे स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, बिना किसी स्टेनिंग के? हाँ, बिना स्टेनिंग के। ये खास तौर पर जीवित गतिशील पैरासाइट्स को देखने के लिए की जाती है, जैसे ट्रिपेनोसोम जो स्लीपिंग सिकनेस करता है, या कभी-कभी फंगस देखने के लिए भी। ओके। और ये इंडिया इंक वाले? इंडिया इंक प्रिपरेशन एक स्पेशल टेक्निक है। ये मुख्य रूप से एक खास तरह के फंगस क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिन्स का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्रिप्टोकोकस? हाँ, ये फंगस खास तौर पर उन लोगों में खतरनाक मेनिंजाइटिस कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें सीएसएफ के सेडिमेंट को काली इंडिया इंक के साथ मिलाया जाता है। अब ये स्याही जो है वो बैकग्राउंड को तो काला कर देती है, लेकिन फंगस के चारों ओर एक कैप्सूल होता है, उसमें घुस नहीं पाती। अच्छा, कैप्सूल में नहीं घुसती? नहीं, तो माइक्रोस्कोप में फंगस एक साफ कोशिका की तरह दिखता है जिसके चारों ओर एक चमकदार खाली जगह, एक प्रभामंडल या हेलो जैसा दिखता है। वाओ, तो वो अलग से चमकता हुआ दिखता है। हाँ, काले बैकग्राउंड पर वो कैप्सूल की वजह से खाली जगह चमकती है। ये क्रिप्टोकोकस की पहचान के लिए काफी मददगार टेस्ट है। बहुत बढ़िया। माइक्रोस्कोपिक जांच के अलावा स्रोत में कुछ और जांचों का भी जिक्र है, जैसे ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन और कल्चर। ये माइक्रोबायोलॉजिकल जांचें हुई। हाँ, बिल्कुल। ये जांचें सीधे इन्फेक्शन पैदा करने वाले माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों की पहचान करने के लिए की जाती हैं। सीधे माइक्रोब्स को पकड़ने के लिए? हाँ, ग्राम स्टेन बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल की बनावट के आधार पर 2 ग्रुप में बांटता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इससे क्या फायदा? इससे एंटीबायोटिक चुनने में मदद मिलती है, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स एक ग्रुप पर ज्यादा असर करती हैं, कुछ दूसरे पर। अच्छा, और जेडन स्टेन? जीएन स्टेन, जिसका पूरा नाम ज़ील नीलसन स्टेन है, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया की पहचान के लिए होता है। एसिड फास्ट? हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है टीबी पैदा करने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी मेनिंजाइटिस के शक में ये जांच बहुत जरूरी है। टीबी के लिए जेडन स्टेन। हाँ। ओके। और कल्चर? कल्चर में सीएसएफ के सैंपल को एक पोषक माध्यम मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम पर रखा जाता है लैब में। उसे ग्रो करते हैं? हाँ, उसे ग्रो करते हैं। अगर सैंपल में कोई बैक्टीरिया या फंगस मौजूद है तो वो इस मीडियम पर बढ़कर अपनी कॉलोनी बना लेता है। फिर उन कॉलोनीज की पहचान की जाती है। इससे पक्का पता चल जाता है कि कौन सा कीटाणु है। बिल्कुल पक्का। और साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि उस पर कौन सी एंटीबायोटिक असर करेगी, जिसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग कहते हैं। बहुत जरूरी। तो कुल मिलाकर देखें तो सीएसएफ की जांच एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। हाँ, कई परतों वाली। सैंपल के रंग और रूप से लेकर उसमें मौजूद सेल्स की संख्या और उनके प्रकार, फिर ग्लूकोज और प्रोटीन जैसे केमिकल्स का लेवल, और आखिर में सीधे माइक्रोब्स की पहचान तक, हर पहलू दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सेहत के बारे में बहुत अहम सुराग देता है। बिल्कुल सही। ये सारी जानकारी अंततः क्यों इतनी मायने रखती हैं? इसका क्या महत्व है? देखिए, ये जानकारी इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये अक्सर जीवन बचाने वाली साबित होती है। मेनिंजाइटिस, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से, फंगस से या टीबी से, एक मेडिकल इमरजेंसी है। हाँ, बहुत गंभीर होती है। और सीएसएफ जांच ही उसके कारण का पता लगाने और सही इलाज तुरंत शुरू करने का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद तरीका है। इसी तरह
एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग की सूजन, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सब एरेक्नॉइड हेमरेज यानी दिमाग में ब्लीडिंग, और यहाँ तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाले कुछ कैंसर के निदान और उनके मैनेजमेंट में सीएसएफ विश्लेषण की एक निर्णायक भूमिका होती है। तो सही निदान सही इलाज की कुंजी है। बिल्कुल, जितनी जल्दी और सटीक निदान होगा उतना ही प्रभावी उपचार दिया जा सकेगा। इससे मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ती है और गंभीर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। वाकई ये सोचना कमाल का है कि सीएसएफ की बस कुछ बूंदें कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी अपने अंदर समेटे हो सकती हैं। हाँ, इन स्रोतों के विश्लेषण से सीएसएफ जांच की जो प्रक्रिया है और उसका जो क्लिनिकल महत्व है, उसकी एक काफी साफ तस्वीर उभरती है। निश्चित रूप से। और ये लैबोरेटरी निदान मतलब लैब डायग्नोस्टिक्स की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम शरीर के अंदरूनी तरल पदार्थों का इतनी सावधानी से विश्लेषण करके उन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगा सकते हैं जिनका बाहर से अंदाजा लगाना शायद मुमकिन ना हो, और फिर उनके समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए तो इस बातचीत को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। हाँ, जिस तरह आज सीएसएफ का इतना विस्तृत विश्लेषण हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियों को इतने करीब से समझने में मदद करता है, क्या भविष्य में इसी तरह के और भी परिष्कृत बायोमार्कर विश्लेषण, शायद खून या लार जैसे जो आसानी से मिलने वाले तरल पदार्थ हैं, उनसे न केवल बीमारियों का पता लगाने में बल्कि उनके होने के खतरे का पहले से अंदाजा लगाने में और शायद हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करने में भी एक नई क्रांति ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। सोचने लायक प्रश्न है।